हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं कैलाश शर्मा आज आप लोगों के लिए मॉडर्न फिजिक्स के 10 और अमेजिंग पीवाईक्यूज अपलोड करने जा रहा हूं। बच्चों क्या है आज के पीवाईक्यूज करना का स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चों, पहला क्वेश्चन यहाँ पे ये दे रखा है, एन इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एटम ऑन एन एक्साइटेड स्टेट इज हैविंग एनर्जी इक्वल टू माइनस का 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। द मैक्सिमम नंबर ऑफ अलाउड ट्रांजिशन टू द लोअर एनर्जी लेवल इज। सो बच्चों, आप लोगों को पता होगा कि जब कोई एटम एक्साइट हो रखा होता है nth एनर्जी लेवल तक, ठीक है, nth एनर्जी लेवल तक, तो डिफरेंट टाइप के जो वेवलेंथ जो एमिट कर सकता है वो nc2 के बराबर होते हैं। तो पहले आपको ये पता करना पड़ेगा कि कौन सा एनर्जी लेवल है जहां तक इसको एक्साइट कर रखा है आपने ना। उसके लिए आपको इस एनर्जी का यूज करना पड़ेगा। आपको यहाँ पे एनर्जी ऑलरेडी दे रखी है। किसी भी nth लेवल की जो एनर्जी होती है ना, वो माइनस का 13.6 डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर के बराबर होती है, और ये आपको माइनस का 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर दे रखी है। तो एन स्क्वायर की जो वैल्यू आ जाएगी वो माइनस का 13.6 डिवाइडेड बाई माइनस का 0.85 के बराबर आ जाएगी, और ये बच्चों 16 के बराबर होगा। तो एन जो आ जाएगा ना बच्चों, यहां से 4 के बराबर आ जाएगा। तो फोर्थ एनर्जी लेवल तक आपने इसको एक्साइट कर रखा है। तो बच्चों, जो डिफरेंट वेवलेंथ आपको मिलेंगी ना, डिफरेंट वेवलेंथ जो आपको मिलेंगी वो मिलेंगी nc2 के बराबर, मतलब 4c2 के बराबर, विच इज इक्वल टू 4 × 3 डिवाइडेड बाई 2। 6 डिफरेंट वेवलेंथ आप लोगों को बच्चों यहाँ पे देखने को मिलेंगी। ठीक है, 6 डिफरेंट वेवलेंथ आप लोगों को यहाँ पे मिल रही होंगी। पता है ना आपको, जैसे ये n = 3 हो गया, n = 4 हो गया, ये 4 3 2 और ये 1 हो गया। तो 4 से 1 में डायरेक्ट आ सकता है, 4 से 3 में आए, 3 से 2 में आए, 2 से 1 में आए, 4 से डायरेक्ट 2 में आ जाए, 2 से 1 में आ जाए, लेकिन ये तो कॉमन हो जाएगी। ठीक है, 3 में आया और 3 से डायरेक्ट 1 में आ जाए, तो 6 डिफरेंट वेवलेंथ बच्चों इस तरीके से मिल रही होंगी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाइड्रोजन एटम इज बॉम्बार्डेड विद इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ v। सो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है जिनको आपने v पोटेंशियल डिफरेंस तक एक्सेलरेट कर रखा है, उनसे हाइड्रोजन एटम को बॉम्बार्ड कर रहे हो, विच causes excitation of the hydrogen atom। इससे हाइड्रोजन एटम एक्साइट हो रहा है। इफ द एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म्ड एट t = 0 केल्विन। 0 केल्विन पे हाइड्रोजन एटम की, मतलब जो ट्रांसलेशनल मोशन वगैरह जो होती है ना, घूम फिरना, गैसीय स्टेट में घूम फिरना, वो बंद हो जाएगा, है ना। मतलब 0 केल्विन पे यही होता है। तो क्या इलेक्ट्रॉन का भी बंद हो जाएगा अंदर? नहीं, दैट विल नॉट बी देयर ना, इलेक्ट्रॉन तो घूमता रहेगा। ठीक है, द मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस नीडेड टू ऑब्जर्व एनी बार्मर लाइन इन द एमिशन स्पेक्ट्रा विल बी। तो 0 केल्विन बच्चों जस्ट कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे दे रखा है। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा हमें कि बार्मर सीरीज जो होती है ना बच्चों, वो क्या होती है, देखो ये होता है n = 1, ये होता है बच्चों n = 2, और ये होता है n = 3। मतलब बार्मर सीरीज का जो सबसे फर्स्ट लाइन जो होता है ना, वो ये होता है 3 से 2 में आए। तो मिनिमम, अब सारे के सारे हाइड्रोजन एटम किस में बच्चों? ग्राउंड स्टेट में, है ना। आपको मिनिमम हाइड्रोजन एटम को यहां से लेके यहां तक एक्साइट करना है। ठीक है, ये तो मिनिमम एनर्जी है जो एक्साइटेशन के लिए रिक्वायर्ड है। उससे ज्यादा आप भी करोगे तब भी बामर की और लाइन मिल जाएंगी। ठीक है, तो मिनिमम ये तो करना ही करना है। मतलब अगर आप चाहते हो कि जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है उस, वो अगर इसको एक्साइट कर रहा है, तो उसकी मिनिमम एनर्जी जो होनी चाहिए ना, वो E3 माइनस का E1 के बराबर होनी चाहिए। 3 और 1 का जो एनर्जी डिफरेंस है ना, उसके बराबर होनी चाहिए। मतलब इसको 1 से 3 में भेजना ही भेजना है इलेक्ट्रॉन को ना, तो इतनी एनर्जी तो होनी चाहिए। ठीक है, ऐसे करके करना है। तो E3 माइनस का E1 कितना होता है बच्चों हाइड्रोजन एटम के लिए? अगर आपको याद हो तो ये 12.09, और इसको हम लिख देते हैं 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है। ज्यादातर आपको ये वाला यूज करना है। ठीक है, 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बस यहां से हमारे पास आ जाएगा इतनी एनर्जी का इलेक्ट्रॉन आना चाहिए कम से कम। तो उसकी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होती है? चार्ज इनटू एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल, वी एक्सेलरेटिंग, और वो 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होना चाहिए। तो वी एक्सेलरेटिंग जो आ जाएगा ना बच्चों, वो हमारे पास 121 डिवाइडेड बाई 10 वोल्ट के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो इन्होंने बोला है अल्फा डिवाइडेड बाई 10, तो अल्फा की वैल्यू बच्चों 121 के बराबर हमारे पास आंसर आ रहा होगा। ठीक है, 121 इज द आंसर टू आवर क्वेश्चन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। यहाँ पे दे रखा है ना, हाइड्रोजन एटम गोइंग फ्रॉम n = 2 टू n = 1 एमिट अ फोटोन। तो एक हाइड्रोजन एटम है बच्चों, n = 2 से n = 1 में जा रहा है, एमिट करेगा, ऑब्वियस सी बात है। द रिकॉइल स्पीड इज दिस। बच्चों, आप लोगों को रिकॉइल स्पीड का फॉर्मूला याद है?
रिकॉइल स्पीड जो होती है ना बच्चों, उसका फॉर्मूला होता है वी रिकॉइल इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ एम एथ माइनस का एनर्जी ऑफ एन एथ। ठीक है, एम एथ से अगर वो एन एथ में गया है, दैट डिवाइडेड बाई एम इंटू सी के बराबर। ठीक है, एनर्जी का डिफरेंस। तो इनका एनर्जी डिफरेंस कितना होता है बच्चों, 2 और 1 के बीच में 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर। तो ये हो जाएगा 1.6 इंटू 10 माइनस का 19। ठीक है, दैट डिवाइडेड बाई एम, एम कितना होता है बच्चों हाइड्रोजन एटम का, 1.6 इंटू 10 माइनस का 27, दैट इंटू सी 3 इंटू 10 के बराबर। ठीक है, ये इसको काट देगा और 1 पॉइंट इसको ये काट देगा। ठीक है, तो रिकॉइल स्पीड जो आएगी ना बच्चों, वी रिकॉइल जो आ जाएगी, दैट कम्स आउट टू बी, एक काम करना है इसको लिख देना 102 डिवाइडेड बाई 30 आ जाएगा। ठीक है, क्या 3 से कुछ कट सकता है क्या, काट के देखते हैं इसको 3 से ना। तो 3 3 9, 3 चौक 12। ठीक है, ओके, तो 34 17 डिवाइडेड बाई 5 मीटर पर सेकेंड। तो x का जो वैल्यू आ जाएगा ना बच्चों 17 के बराबर हमारे पास 17 डिवाइडेड बाई 5, तो x का वैल्यू बच्चों हमारे पास 17 के बराबर आंसर आ रहा होगा। ठीक है, x का वैल्यू बच्चों हमारे पास 17 के बराबर आ रहा होगा, ये आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बच्चों, ठीक है, सॉल्यूशन लिख लेते हैं पहले ना। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ रेडवर्क कांस्टेंट इज r, द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ द रेडिएशन इन द पास्शियन सीरीज विल बी लाइमर बामर पास्शियन। ठीक है, पास्शियन सीरीज में n इक्वल टू 3 में ट्रांजिशन हो रहा होता है ऊपर वाले एनर्जी लेवल से। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ मतलब सबसे कम एनर्जी का फोटोन, तो n इक्वल टू 4 से जब n इक्वल टू 3 में ट्रांजिशन होता है ना बच्चों, तो ये लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होती है और इसकी सबसे कम एनर्जी होती है फोटोन की। तो 1 अपॉन लैम्डा मैक्सिमम जो आएगा इस केस में, दैट कम्स आउट टू बी r 1 अपॉन 3 का स्क्वायर माइनस का 1 अपॉन 4 का स्क्वायर। ठीक है, तो 1 अपॉन लैम्डा मैक्स जो आ जाएगा इसमें बच्चों r 9 और 16 144 और 16 माइनस का 9, तो लैम्डा मैक्स जो आ जाएगा ना बच्चों हमारे पास 7r सॉरी 144 डिवाइडेड बाई 7r के बराबर आंसर आ रहा होगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा बच्चों हमारे पास 144 डिवाइडेड बाई 7r के बराबर। तो अल्फा की वैल्यू बच्चों 144 के बराबर हमारा आंसर होगा। ऐसे सॉल्व हो जाएगा ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। रूट के अंदर d1 एंड d2 आर द इंपैक्ट पैरामीटर करस्पॉन्डिंग टू द स्कैटरिंग एंगल 60 डिग्री एंड 90 डिग्री रेस्पेक्टिवली। ठीक है, व्हेन एन अल्फा पार्टिकल इज अप्रोचिंग अ गोल्ड न्यूक्लियस। तो d1 और d2 में इन्होंने रिलेशन पूछा है। पहले तो बच्चों मैं थोड़ा सा आपको इसको समझाता हूं। जैसे मान लीजिए जो न्यूक्लियस है ना बच्चों वो यहाँ पे, ठीक है, तो अब यहाँ पे एक मिनट कलर चेंज करना पड़ेगा। ओके, यहाँ पे बच्चों ना न्यूक्लियस ना, ये न्यूक्लियस हो गया हमारा ना, गोल्ड का न्यूक्लियस है सपोज करो एयू। एक अल्फा पार्टिकल को बच्चों बहुत दूर से आपने ऐसे प्रोजेक्ट किया विद सम स्पीड v नॉट, है ना। तो ये अगर ये रिपल्सन नहीं होता तो बच्चों ये ऐसे मिनिमम डिस्टेंस इनकी यही होती, है ना। इसी को बोलते हैं बच्चों लाइन, जो इम्पैक्ट पैरामीटर है b बोलते हैं इसको। ठीक है, और ये बच्चों कुछ ऐसे करके ऐसे निकल के चला जाएगा। तो इनका जो टेंजेंट ड्रॉ करोगे ना आप यहाँ पे, आई ब्लैक ऐसे करके, तो इसकी जो इनिशियल जो डायरेक्शन थी बच्चों वो थी हमारी ये, इस डायरेक्शन में जा रहा था। बाद में बच्चों ये ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो इसका जो ये एंगल जो होता है ना, ये इसको बोलते हैं बच्चों ये स्कैटरिंग एंगल। ठीक है, पहले इसको इधर जाना था लेकिन अभी जा रहा है इधर की तरफ, तो इसको स्कैटरिंग एंगल बोलते हैं। तो इम्पैक्ट पैरामीटर और स्कैटरिंग एंगल के बीच में एक रिलेशन होता है, Z1 इंटू Z2 ई का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू काइनेटिक एनर्जी इंटू कॉट थीटा डिवाइडेड बाई 2।
ये होता है बच्चों इम्पैक्ट पैरामीटर का रिलेशन। इन्होंने बी को रूट के अंदर D1 बोल दिया है, बी को, ठीक है, दूसरे के लिए रूट के अंदर D2 बोल दिया है, यहाँ पे θ1 आ जाएगा, दूसरे का θ2 आ जाएगा। दोनों को अगर बच्चों में डिवाइड कर दो ना तो यहाँ पर लिखता हूँ रूट के अंदर D1 डिवाइड बाई रूट के अंदर D2 जो आएगा ना वो बेसिकली कॉट कॉट θ1 डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई कॉट θ2 डिवाइड बाई 2 के बराबर हो जाएगा। सो बच्चों θ1 जब 60 डिग्री पुट करोगे तो कॉट 30 होता है यहाँ पे हमारे पास √3 के बराबर, और कॉट 45 θ2 की वैल्यू 90 रखोगे ना, 90 डिवाइड बाई 2 45, ये 1 के बराबर आ जाएगा। तो D1 डिवाइड बाई D2 जो होगा बच्चों वो 3 के बराबर आ जाएगा। तो D1 जो होगा ना बच्चों वो 3 D2 के बराबर आ जाएगा। तो x की वैल्यू बच्चों यहाँ पे 3 के बराबर आ रही होगी। दिस फॉर्मूला यू हैव टू रिमेंबर। जो रदरफोर्ड मॉडल है ना बच्चों उसमें स्कैटरिंग एंगल और इम्पैक्ट पैरामीटर का ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आंसर 3 है ना? यस, 3 इज द आंसर। अ बीम ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट इज यूज्ड टू एक्साइट द इलेक्ट्रॉन इन द Li+2 फ्रॉम द फर्स्ट ऑर्बिट टू द थर्ड ऑर्बिट, ठीक है। द वेवलेंथ ऑफ द मोनोक्रोमेटिक लाइट इज फाउंड टू बी दिस, द वैल्यू ऑफ x इज। ये थोड़ा सा गंदा जाने वाला है, देखते हैं कैसा जाएगा। ये कह रहे हैं बच्चों फर्स्ट ऑर्बिट टू थर्ड ऑर्बिट इसको एक्साइट कर रहे हैं, तो SC डिवाइडेड बाई लैम्डा इज इक्वल टू होगा बच्चों 13.6 डिवाइडेड बाई 1 का स्क्वायर माइनस का 13.6 डिवाइडेड बाई 3 का स्क्वायर। देखो मैंने वैसे तो इसमें से उसको माइनस किया, लेकिन तुम्हें पता है माइनस में होता है, मतलब एनर्जी ऑफ 3 माइनस का एनर्जी ऑफ 1 लिख रहा हूं, तो एनर्जी ऑफ 3 क्या होगी? माइनस का 13.6 डिवाइडेड बाई 3 का स्क्वायर। उसमें से माइनस कर रहा हूं मैं, माइनस का एनर्जी ऑफ 1 13.6 डिवाइडेड बाई 1 का स्क्वायर। तो तुम समझ गए ये माइनस माइनस प्लस होकर यही आ जाएगा, ठीक है। तो उसको मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, तो 1 का स्क्वायर माइनस का 13.6 डिवाइडेड बाई 3 का स्क्वायर। ओके, तो ये बन जाएगा बच्चों 8 डिवाइडेड बाई 9 इंटू 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर। तो लैम्डा की वैल्यू इन्होंने पूछी है, तो यहाँ पे SC की वैल्यू देखो 1242 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर डिवाइडेड बाई 8 इंटू 13.6 इंटू 9, ये आ जाएगा लैम्डा इन नैनोमीटर, ठीक है। 13.6 से क्या कट सकता है क्या ये? लगता तो नहीं। 4 से कटेगा क्या? 8 से कटेगा? 8 एकम 8, नहीं 8 से तो नहीं कटेगा। 4 से, 4 × 12, 4 एकम 4 और 0, 4 × 5 = 20, ठीक है। और इसको लैम्डा की वैल्यू कैसी आएगी? गंदी सी वैल्यू आएगी क्या इसमें से? एक काम करो, इसको 10⁻⁻9 और इसको भी कर लो, तो ये बनेगा 3105 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 13.6 इंटू 10⁻⁻10 मीटर, ठीक है। अब इसको 2 से और उड़ा दो, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, ठीक है। इससे काटो बच्चों इसको, तो लैम्डा की वैल्यू जो आएगी ना, क्योंकि मैं चाहता हूँ वैल्यू थोड़ी अच्छी देखें, ठीक है। 13.6 से काटो तो 1, एक तो पॉइंट उड़ा देना, तो 15525 को 136 से डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ से 4 5 9 19 19 192 बचा, एक और आ जाएगा तो 136, 12 में से 6 बचा, 12 में से 6 घटाया, 8 में से 5 बचा, 5, तो 13 चौक 52, करीब करीब 4, 4 6 24, 13 चौक 52 और 54, ठीक है। 114 के करीब आंसर आ रहा है क्या इसका? यस। तो आंसर बच्चों लैम्डा मतलब 114 इंटू 10⁻⁻10 मीटर, ठीक है। ओके, ठीक है बच्चों, ये आंसर आ जाएगा अपने पास ना। थोड़ी इसकी कैलकुलेशन गंदी थी इस वाले क्वेश्चन की।
नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, द स्टॉपिंग पोटेंशियल फॉर फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड फ्रॉम द सरफेस एलिमिनेटेड बाय द लाइट ऑफ वेवलेंथ दिस इज दिस इफ द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज दिस। खतरनाक है यार। वेयर एक्स इज द नियरेस्ट इंटीजर। यार ऐसे क्वेश्चन नहीं रहे, कैलकुलेशन बहुत गंदी होती है क्या। देखो बच्चों, एनर्जी जो है ना बच्चों, स्टॉपिंग पोटेंशियल ई इंटू वी स्टॉपिंग जो होगा बच्चों, वो एस सी डिवाइडेड बाई लैम्डा माइनस का एस सी डिवाइडेड बाई लैम्डा टी एच के बराबर होता है। यही होता है ना फॉर्मूला। ओके बच्चों, मैं इस वैल्यू एस सी को नीचे ले जा रहा हूँ और स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू रख दे रहा हूँ यहाँ पे ना 0.42 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाई एस सी की वैल्यू 6.63 इंटू 10⁻⁻³ माइनस का 34 इंटू 3 इंटू 10⁸8। ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ 1/λ है ना, उसको भी मैं इधर ही ले आ रहा हूँ, माइनस का 1/λ, क्योंकि ऐसे तो नीचे चला गया। तो 6630 इंटू 10⁻⁻10 इक्वल टू माइनस का 1/λ बचेगा। इधर ये 1/λ टी एच बचेगा ना, माइनस का बचेगा, ध्यान रखना। तो माइनस को यहाँ पे एडजस्ट कर देना, 1/λ टी एच। कैलकुलेशन है बच्चों इसमें ना, देखो ये जो 1 डिवाइडेड बाई 6630 है ना, इसको कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, 6630 को कॉमन ले लिया, और क्या कॉमन ले लेते हैं, 10⁻⁻10 भी कॉमन ले लेते हैं। ओके, 0.42 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 डिवाइडेड बाई, अब जैसे तुमने यहाँ पे जो 0.42 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 है ना, दिस डिवाइडेड बाई, अब 6630 कॉमन लिया है आपने ना यहाँ से, तो एक तरीके से यहाँ से 5 पावर बचेगी, यहाँ ना 3 जीरो एडजस्ट कर दी ना, 5 पावर यहाँ पे बची, और ये बचेगा 3 इंटू 10⁻⁻29, और ये बचेगा बच्चों माइनस का 1। अच्छा, एक 10⁻10 भी कॉमन ले लिया, तो अब ये 19 बचेगा, तो इससे कट गया ये। ठीक है, और 3 से कट गया 1442 1.14 के बराबर, ये कट गया। ओके, अच्छा ये ध्यान रखना, यहाँ पे एक माइनस था, ये ना मैंने इसको उधर ले गया था ना, ये माइनस का 1/λ टी एच बचा था यहाँ पे। तो 1/λ टी एच की जो वैल्यू आएगी ना, इस माइनस को इधर एडजस्ट कर देना, तो 1 माइनस का दिस कर देना, तो 1/6630 इंटू 10⁻⁻10। ठीक है, ऊपर बचेगा बच्चों 1 माइनस का 16 चौक 64, 16 कम 16 और 6 22, ये आ जाएगा। तो लैम्डा टी एच का जो वैल्यू आएगा ना बच्चों, बहुत ही गंदी कैलकुलेशन के साथ 6630 इंटू 10⁻⁻10 डिवाइडेड बाई, एंड दे आर आस्किंग फ्रीक्वेंसी। खतरनाक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पूछ रहे हैं, मैं लैम्डा टी एच फाइंड करके बैठा हुआ हूँ, खुश हो रहा हूँ। 677। ठीक है, अब फ्रीक्वेंसी क्या होती है बच्चों, v इक्वल टू एफ इंटू लैम्डा, एफ हो जाता है v डिवाइडेड बाई लैम्डा के बराबर। अगले पेज पे चलो, तो v इक्वल टू एफ लैम्डा, फ्रीक्वेंसी जो आएगी ना एफ टी एच सी, मतलब 3 इंटू 10⁸8 डिवाइडेड बाई लैम्डा। लैम्डा कितना आया मेरा 6630, तो ऊपर चला जाएगा ये 0.776, और 6630 इंटू 10⁻⁻10, 3 से कुछ कटेगा बच्चों, ये ना 2 2 1 0। ठीक है, इतनी बार कट जाएगा, और ये बन जाएगा बच्चों हमारे पास, ऊपर वाला बन जाएगा 10⁻15, और ये होगा 776 डिवाइडेड बाई 2210, एक जीरो से और काट देंगे इसको, तो एफ टी एच जो बनेगा ना बच्चों 776 डिवाइडेड बाई 221 इंटू 10⁻14। 221 से काटो इसको, 3 बार कटेगा, तो 3 एकम 3 22 66, 776 में से 3 कैलकुलेशन यार मैं तो ऐसे ही करूंगा ना यार, 1 1 0 करो, 5 बार जाएगा शायद, 5 एकम 5 5 दूनी 10 5 दूनी 10 और 11 5, अब 3.5
तो 5 2 20 ऐसे कुछ इंटू 10⁻13, सॉरी 14 बन रहा है ना, तो ये बन जाएगा 35.1 इंटू 10⁻13 बन जाएगा। इन्होंने जो हमें दिया है ना बच्चों, वो यही दिया है x इंटू 10⁻13, तो हमारा बन रहा है 35.1 इंटू 10⁻13। तो नियरेस्ट वैल्यू, नियरेस्ट इंटीजर जो होगा ना बच्चों, वो 35 हो जाएगा। ठीक है, वही बच्चों हमारा इसका आंसर है। कैलकुलेशन है बच्चों गंदी वाली। ठीक है, अगला क्वेश्चन बच्चों, व्हेन लाइट ऑफ द फ्रीक्वेंसी, एक मिनट बच्चों, आंखों में दर्द होने लगा, रात हो गई बहुत ज्यादा। When light of the frequency twice the threshold frequency is incident on the metal plate, the maximum velocity of the emitted electrons is v1. When the frequency incident radiation is 5 times the threshold value, then the maximum velocity of the emitted electron will be. Easy question है बच्चों ना, बहुत easy question है। तो हाफ m v1 का स्क्वायर जो है ना बच्चों, h 2 टाइम्स न्यू टी एच, फ्रीक्वेंसी का डबल है ना ये, ट्वाइस द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ये माइनस का h इंटू न्यू टी एच, तो बच्चों ये आ जाएगा h इंटू न्यू टी एच के बराबर। दूसरे केस में हाफ m v2 का स्क्वायर इज इक्वल टू, अब 5 गुना ये, तो 5h इंटू न्यू टी एच माइनस का h इंटू न्यू टी एच, तो ये आ जाएगा 4h इंटू न्यू टी एच के बराबर। ठीक है, तो v1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई v2 का स्क्वायर इज इक्वल टू बच्चों 1/4 आ जाएगा। तो v2 जो है बच्चों 2v1 के बराबर आ जाएगा, तो x का वैल्यू बच्चों 2 के बराबर आ जाएगा, और ऐसे करके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, काम खत्म। x upon x plus 4 is the ratio of the energy of the photon produced due to the transition of an electron from the atom third permitted energy to the second energy। ठीक है, तो पहला वाला जो होगा ना बच्चों E3 माइनस का E2, तो 13.6 डिवाइडेड बाई 4 माइनस का 13.6 डिवाइडेड बाई 9। ठीक है, तो ये आ जाएगा 5 इंटू 13.6 डिवाइडेड बाई 36 के बराबर। हाईएस्ट परमिटेड एनर्जी टू द सेकंड परमिटेड एनर्जी, तो हाईएस्ट मतलब ई इन्फिनिटी माइनस का E2, ई इन्फिनिटी तो 0 होता है बच्चों, तो ये 13.6 डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर होगा, तो 13.6 डिवाइडेड बाई 4 आ जाएगा। तो इन दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा बच्चों, इन दोनों को डिवाइड कर दिया जाए, तो मान लो E3 माइनस का E2 डिवाइडेड बाई ई इन्फिनिटी माइनस का E2, ये दोनों का जो रेशियो आएगा ना बच्चों 5/9 के बराबर आ रहा होगा। इसको आप ऐसे लिख सकते हो 5 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 4 के बराबर, तो x की वैल्यू बच्चों 5 के बराबर आ जाएगी। ठीक है, x की वैल्यू बच्चों 5 के बराबर आ रही होगी, दैट विल बी योर आंसर। अगला क्वेश्चन बच्चों, ठीक है, इन अ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम लैम्डा बी द वेवलेंथ ऑफ द फर्स्ट ट्रांजिशन लाइन ऑफ द लाइमन सीरीज। फर्स्ट ट्रांजिशन लाइन मतलब n इक्वल टू 2 से n इक्वल टू 1 वाली। ठीक है, द वेवलेंथ डिफरेंस विल बी a lambda between the wavelength of the third transition line of the Paschen series and that of the second transition line of the Balmer series। खतरनाक बना दिया क्वेश्चन को, एक मिनट ना यार, आंखें बहुत थक गई। ओके, 1 अपॉन लैम्डा जो होगा ना बच्चों, जो लैम्डा है फर्स्ट लाइन का, तो वो होगा R1 माइनस का 1/2 का स्क्वायर, ये होगा ना 3R/4 के बराबर होगा। ठीक है, ओके, 1 अपॉन लैम्डा। अब कह रहे हैं एन ए लैम्डा है बच्चों, द वेवलेंथ डिफरेंस बिटवीन ए लैम्डा बिटवीन द वेवलेंथ ऑफ द थर्ड ट्रांजिशन लाइन ऑफ द पास्शियन सीरीज। पास्शियन की थर्ड मतलब पास्शियन में तीसरे एनर्जी लेवल में आता है, उसकी थर्ड कौन सी होगी, चौथी वाली पहली होगी, पांचवी की दूसरी होगी, छठवें से तीसरे में जो आ रहा होगा वो थर्ड कहलाएगी। तो 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू आर, छठवें से तीसरे में, तो 1/3 का स्क्वायर माइनस का 1/6 का स्क्वायर, 36 और यहाँ पे 9, 36 एलसीएम ले लेना तो 3, तो ये R/12 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, ये 1 अपॉन लैम्डा 1 आ गया, तो लैम्डा 1 जो आएगा ना वो 12/R के बराबर आ जाएगा। ओके, अब आ जाओ बच्चों किसका, थर्ड ट्रांजिशन लाइन ऑफ द पास्शियन सीरीज एंड दैट ऑफ द सेकंड ट्रांजिशन लाइन ऑफ द बामर। बामर का सेकंड कौन सा होगा, बामर होता है n इक्वल टू 2 में आता है, तो 3 से 2 में आएगा तो पहली कहलाएगी, और 4 से 2 में आएगा तो वो दूसरी कहलाएगी, तो 4 से 2 वाला, तो 1 अपॉन लैम्डा 2 इज इक्वल टू R 1/2 का स्क्वायर माइनस का 1/4 का स्क्वायर, तो ये 16 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा, तो 3/16
तो लैम्डा 2 जो आ जाएगा 16 डिवाइडेड बाई 3r के बराबर आ जाएगा। इनका डिफरेंस लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 2, इसमें से इसको माइनस कर रहे हैं, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लेना तो 36 माइनस का 16 डिवाइड बाई 3r, तो 20 डिवाइडेड बाई 3r के बराबर आ रहा होगा। क्योंकि लैम्डा कितना है बच्चों हमारे पास 3r/4 के, लैम्डा किसके बराबर है बच्चों, लैम्डा है हमारे पास 4 डिवाइड बाई 3r के बराबर। तो क्या आप इस डिफरेंस को इसके टर्म्स में लिख सकते हो? तो जो मैं यहाँ पे सॉल्व कर दूं, लैम्डा 1 माइनस का जो लैम्डा 2 है बच्चों, क्या मैं इसको 5 इंटू 4 डिवाइड बाई 3r लिख सकता हूँ? आप बोलोगे यस। ये क्या है, ये हमारा ये पहला वाला वेवलेंथ है, तो 5 टाइम्स आ जाएगा, ए की वैल्यू बच्चों 5 के बराबर आ रही होगी। ठीक है, ऐसे करके ये वाला सॉल्व हो जाएगा। सो बेसिकली इसमें क्या क्या हो रहा था बच्चों, लाइमन सीरीज की पहली लाइन उसका वेवलेंथ निकाला, पार्शियन की तीसरी लाइन, पार्शियन की तीसरी का मतलब हो गया पार्शियन होता है n = 3 में फाइनली आता है, तो पार्शियन का पहला कौन सा होगा 4 से 3, दूसरा कौन सा होगा 5 से 3, तीसरा कौन सा होगा 6 से 3, तो 6 से 3 वाली वेवलेंथ कैलकुलेट कर ली। लाइमन की दूसरी लाइन, लाइमन की दूसरी लाइन कौन सी होगी, लाइमन होता है n = 2 में आता है, तो 3 से 2 में आए तो पहली कहलाएगी, 4 से 2 में आए तो दूसरी कहलाएगी, तो 4 से 2 वाला वो वेवलेंथ कैलकुलेट की। इन दोनों को वेवलेंथ का डिफरेंस पहले वाली वेवलेंथ से रिलेट करना था। ठीक है, तो 5 आ जाएगा इसका आंसर। तो ये थे बच्चों आज के हमारे टोटल 60 PYQs बच्चों में करवा चुका हूं आप लोगों को ऑन मॉडर्न फिजिक्स। कैसा रहा बच्चों आप लोगों का मॉडर्न फिजिक्स का एक्सपीरियंस, कमेंट करके जरूर बताना। जो बच्चे यहाँ तक पहुंचे हैं बताना मेरे को कि सर हमने पूरा कर लिया। ठीक है, मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जेईई मेन की तैयारी आपकी अच्छी चल रही होगी, मिलते हैं। ओके, बाय बाय, टेक केयर।